So again, we are here with Canterbury Tales, very important lesson of the age of Chaucer. ये वही कैंटरबरी है जो कभी हमने बात किया था कि जब सबसे पहले एंग्लो सेक्सन्स जो थ्री ट्राइब्स थे, वो जो जूट्स जो लोग थे, वो जहां पे आके रहे, तो उन्होंने उसी एरिया में ये कैंटरबरी जगह थी, कैंटरबरी जहां पे एक चर्च होता है। तो वहां का जो बिशप है, उस बिशप को जो हेनरी सेकंड किंग था, उसने उसको मरवा दिया था। तो अब वहां पे उसी की जो कब्र है या जो उसकी जो दरगाह है, उस पे लोग जाते हैं। किस लिए जाते हैं? उस पे वहां पे जा करके उसके लिए प्रेयर करते हैं या उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है। आ, उसी के लिए जब ये पिलग्रिम्स मिलके जाते हैं कई सारे, ये उसी पे ही सारी की सारी कहानी चौसर ने लिखी है। तो कैंटरबरी टेल्स का जो सारा प्रोलोग है, उसके जो मेन मेन टॉपिक्स हैं, वो सब इस लेसन में हम लोग कवर करेंगे। तो जो सबसे पहले कैंटरबरी टेल्स का स्ट्रक्चर, उसका जो फ्रेम नैरेटिव है और उसके जो नंबर्स हैं, वो सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले वो जो सेट है, मतलब कहाँ पे ये बात शुरू हुई है, तो वो हुई है तबार्ड इन में। वो कहाँ पे है? साउथवर्क जगह है लंदन में। इन कहते हैं किसी सराय को। तो पिलग्रिम्स जो हैं, पिलग्रिम्स कहते हैं तीर्थयात्रियों को, जो कि वो गैदर इकट्ठा होते हैं हियर बिफोर डिपार्टिंग। कहाँ जाने के लिए? कैंटरबरी में। कैंटरबरी जो कैथेड्रल है या जो चर्च है, वहां जाने के लिए। ठीक है, डेस्टिनेशन कहाँ है? कैंटरबरी कैथेड्रल। ये जो सेंट है थॉमस बकेट, है ना, ये क्या होते हैं? पादरी होते हैं जो जिनका मर्डर कर दिया था, राजा ने करवा दिया था 1170 में। तो ये एक श्राइन है, श्राइन कहते हैं तीर्थ को। ठीक है। और इस कहानी को जो इस पूरी यात्रा को जो होस्ट करता है, उस व्यक्ति का नाम होता है हैरी बैली। ये जो तबार्ड इन है, इस इन का कीपर है ये, मतलब उसकी देखभाल करने वाला है। प्रपोज द स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन, ये कहता है कि अच्छा टाइम पास होगा, सब लोग चलते हैं और सब लोग क्या करेंगे? स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन करेंगे। कैसा कॉम्पिटिशन करेंगे? कि जो सबसे अच्छी स्टोरी सुनाएगा, उसको फिर मतलब वो उसको मैं जो होऊंगा, मतलब वो खुद कहता है रिबेली, मेरी तरफ से उसे बहुत अच्छा खाना पीना अवेलेबल कराया जाएगा। तो इसका जो नैरेटिव है फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव का मतलब क्या है? कि जो कहानी कहने वाला है, वो ये बिल्कुल इस तरीके से दिखाता है कि मैंने ऐसा देखा, है ना, जैसे मैं वहां पे प्रेजेंट रहा हूं, तो वैसी वो स्टोरी को उस स्टाइल में सुनाता है। तो चौसर खुद वहां है। पिलग्रिम्स नैरेट्स, ही इज बोथ इनसाइड द स्टोरी एंड द एक्सटर्नल ऑथर। ठीक है। तो और इसमें हीरोइक कपलेट यूज हुआ है। कपलेट मतलब दो पंक्तियां, और हीरोइक यहाँ पे आइएम्बिक पेंटामीटर को बोल रहे हैं। फॉर मोस्ट टेल्स राइम रॉयल फॉर सम प्रोज फॉर, जैसे पार्सन्स टेल और टेल ऑफ मेलिबी। तो इसमें क्या हुआ है? प्रोज यूज हुआ है। ठीक है। और कुछ स्टोरीज में राइम रॉयल यूज हुआ है, अधिकांश में आयम्बिक पेंटामीटर हीरोइक कपलेट यूज हुआ है। तो ये इसका एक सेट हमने देखा। अब बात करते हैं कि ये कितनी स्टोरी स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन में सुनाई गई। तो सबसे पहले क्या याद रखना है कि 29 पिलग्रिम्स थे। कितने हैं? 29। तो जो 29 पिलग्रिम्स हैं, जनरल प्रोलोग में, मतलब जब चौसर खुद बताता है, ये पूरी कहानी शुरू करता है कि वहां पे ऐसा ऐसा था, तो 29 पर्सन थे, और चौसर के साथ में वो कुल कितने हुए? 30 हुए। अगर होस्ट को भी जोड़ दें हैरी बैली को, तो 31 हुए। लेकिन जो होस्ट है, जो खुद जज का काम करेगा उस कहानी के कंपटीशन में, वो कहानी नहीं सुनाने जा रहा है। तो टोटल पिलग्रिम्स 31 होते हैं, लेकिन 30 लोग कहानी सुनाएंगे, दो जाते हुए। तो टेल्स जो प्लान की गई वो 120 है। ईच पिलग्रिम टू टेल 4 टेल्स, टू गोइंग टू रिटर्निंग। ओके। सो एंड 24 टेल्स एक्चुअली कंप्लीटेड। 24 ही टेल्स सुनाई गई। द वर्क वाज अनफिनिश्ड एट चौसर्स डेथ। ठीक है। तो ये एक कल्पना है, जब रियलिटी होती तो ये हुआ होता। तो केवल क्या है? वो ऐसे इमेजिन करके राइटर ने सब लिखा है।
तो 23 पिलग्रिम्स हु एक्चुअली टेल स्टोरीज इन द कंप्लीटेड टेल्स। तो चौसर ने क्योंकि 2 स्टोरी सुनाई, वैसे नॉर्मली 23 लोगों ने सुनाई, तो कुल मिला के 24 हो जाती है। तो टेल्स टोल्ड बाय चौसर हिमसेल्फ टू सर थोपास, है ना, और टेल ऑफ मेलिबी। तो ये प्रोज में है टेल ऑफ मेलिबी, और ये वर्स में सुनाई गई है, ठीक है, सर थोपास की। तो ये ऐसे करके ये इसका एक तरीके से स्ट्रक्चर हमने समझा, और इसके नंबर्स वगैरह। जैसे ये क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले भी कि इन चौसर्स कैंटरबरी टेल्स ईच ऑफ द पिलग्रिम्स इज एक्सपेक्टेड टू टेल हाउ मेनी स्टोरीज ड्यूरिंग द जर्नी। तो मतलब कितनी एक्सपेक्ट की गई थी, तो वो कुल 4 हैं। हैरी बैली प्रपोज्ड ईच पिलग्रिम टेल 4 स्टोरी, 2 ऑन द वे टू कैंटरबरी और 2 रिटर्न। ओके, द जनरल प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स इज नरेटेड इन द, ठीक है, तो वो जनरल प्रोलोग जो है ना, वो किस नरेशन में, वो फर्स्ट पर्सन बाय जॉफ्री चौसर एज ए पिलग्रिम। तो वो खुद वहां प्रेजेंट होके बता रहा है, इसलिए वो फर्स्ट पर्सन में है। ओके, चौसर हिमसेल्फ नरेट्स 2 टेल्स इन द कैंटरबरी टेल्स विच आर दे। तो कौन सी है, सर थोपास एंड द टेल ऑफ मेलिबी। वैसे कुल 23 लोगों ने ही सुनाई, लेकिन वो 24 क्यों हो गई, क्योंकि उनमें से जो खुद हैं उसने 4 सुनाई, चौसर ने, ठीक है। तो ये है, which of the following is correct about the Canterbury Tales? 21 pilgrims tale, 20 no, 23 pilgrims, 24 tales. So this is the answer. नेक्स्ट है टॉपिक टू द पिलग्रिम्स 3 स्टेट्स। 3 तरह के पिलग्रिम्स हैं, नाइट है, स्क्वायर है और योमन है। तो नाइट क्या है, द पिलग्रिम्स 3 स्टेट्स। तो पहला पहला जो स्टेट है वो नोबिलिटी का है। नोबिलिटी मतलब दो जो फाइट जो मतलब जैसे जिनको क्षत्रिय बोलते हैं, जो युद्ध आदि से जुड़े हुए हैं। तो उनमें एक जो ये एक होता है नाइट। तो नाइट की स्टोरी भी हम आगे देखने वाले हैं। तो नाइट कहते हैं योद्धा को, और ये स्क्वायर होता है नाइट का लड़का, और ये इनका सहायक योमन। तो ये इनका जो डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा आगे कि नाइट कैसा है, मतलब काफी अच्छा व्यक्ति है, बुद्धिमान है, सम्मानित है, और बहुत सारे उसने युद्ध लड़े हुए हैं, और बहुत सिंपल सादगी भरा कुर्ता पहना हुआ है, जिसपे आर्मर के जो उसने कवच जो पहनता उसका दाग लगा हुआ है, मतलब उसका जंग जो है वो उस कपड़े पे छप गया है। आइडियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ शिवलरी। तो जैसा वो व्यक्ति है वो वैसे ही, मतलब जो इस कहानी में हम आगे पढ़ेंगे तो किसी किसी व्यक्ति पे व्यंग किया हुआ है कि मान लो कोई एक है मॉन्क, लेकिन बिहेव कर रहा है वो दूसरे तरीके का। लेकिन नाइट के साथ ऐसा नहीं है, नाइट जैसा है वैसा ही दिख रहा है, और वैसा ही वो शांत है, कुलीन है, ईमानदार है, भला व्यक्ति है। स्क्वायर है जो उसका लड़का, वो थोड़ा वो चेंज दिखा रहा है। सिंग्स एंड प्लेज फ्लूट, लव्ड सो हॉटली दैट ही स्लेप्ट नो मोर देन ए नाइटिंगेल। बहुत थोड़ा ही सोता है, बहुत चंचल करेक्टर उसका दिखाया गया है। कॉन्ट्रास्ट विद नाइट, फैशन कॉन्शियस, शिवलरी इन इट्स लाइटर फॉर्म। जो शूरवीरता पहले गंभीरता की होती थी, जैसे आजकल भी ऐसा कहते हैं ना भाई, पहले बड़े गंभीर शालीन कुलीन व्यक्ति होते थे, आजकल नए नए बच्चे चंचल हो रहे हैं, मतलब गंभीरता का व्यवहार नहीं कर रहे। तो वैसा ही इनमें अंतर दिखाया है कि कैसे शिवलरी जो है, क्षत्रियता जो है, या जो मतलब एक बहादुरी जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, या उसको लोग इंटरटेन के बतौर ले रहे हैं, उसको कर्तव्य के हिसाब से, ड्यूटी के हिसाब से नहीं ले रहे। ये उस टाइम की स्थिति दिखा रहा है। तो ये जो कैंटरबरी टेल्स है, इसमें अलग अलग कैरेक्टर्स का दिखाना, मतलब समाज के सभी वर्गों की स्थिति को दिखाना, और फिर साथ साथ में ये भी प्रेजेंट करना कि वो उनमें वास्तव में कौन ठीक चल रहा था, कौन सही नहीं चल रहा था। तो ये स्क्वायर हो गया, दो दो देखे हमने। फिर ये योमन है, ये इनका सहायक है ना। ये थोड़ा जंगली फॉरेस्टर, मतलब जो जैसे जंगल में लोग रहते हैं, ग्रीन कोट, बो एंड एरोज, इमेज ऑफ सेंट क्रिस्टोफर ऑन चेस्ट, प्रैक्टिकल एंड कॉम्पिटेंट बैकग्राउंड फिगर, ये इसका दिखाया गया है। फिर इसमें चर्च के लोग दिखाए हैं, आगे हम इन सब की स्टोरी अलग अलग देखेंगे। प्रायरेस को दिखाया है जिसका नाम होता है मैडम इग्लैंटाइन। ये क्या है,
जो ननरी है, मतलब जहां पे नन्स रहती है, वहां की हेड है। और ये क्या करती है, फ्रेंच स्पीकिंग और नॉट रियल फ्रेंच। उस समय पे फ्रेंच क्या बोली जाती थी, बोल के दिखाते थे, मतलब जैसे आज इंग्लिश को भारत में दिखाते हैं वैसे ये अपनी स्टाइल दिखा रही है, जबकि ये नन है। इसको दिखना चाहिए सिंपल, लेकिन दिख रही है ये स्टाइलिश। ब्रोच मतलब लॉकेट वगैरह पहनी हुई है, जिसपे लिखा हुआ है ओमोर विंसिट ओमनिया, मतलब लव कॉन्कर्स ऑल, मतलब प्रेम की बात कर रही है सन्यासिनी। सो गैप बिटवीन ननरी आइडियल्स एंड वर्ल्डली फैशंस, तो वो इस पे एक व्यंग दिखाया गया है। तो ये सैटराइज्ड जेंटली वर्ल्डली अफेक्शंस, तो ये एक सटायर है, व्यंग है इसके ऊपर। तो मॉन्क जो है वो फैट बाल्ड लव्स हंटिंग इग्नोर्स मोनास्टिक रूल्स, शिकार करता है, और जो मठ के जो नियम है उनको इग्नोर कर रहा है। तो मॉन्क का करेक्टर ये दिखाया जा रहा है। सटराइज फॉर हंटिंग लव्स इट मोर देन प्रेयर। तो ये सब प्रोलोग में क्या है, अलग अलग जब वो उनके बारे में बताता है, पिलग्रिम्स के बारे में, कौन चौसर, तो वो उनके करेक्टर्स को बयां करता है कि कौन कैसा दिख रहा है। फिर यही लोग बाद में जाके क्या करेंगे, स्टोरी सुनाएंगे अलग अलग। फिर फ्रायर दिखाया गया, ये भी मतलब उस समय पे जो रिलीजियस लोग हैं उनमें एक फ्रायर होता था, उसका नाम है ह्यूबर्ट। वो बहुत करप्ट व्यक्ति दिखाया गया है। तो चर्च का न्यू द टेवन्स इन एवरी टाउन, वो है तो फ्रायर, है ना, लेकिन वो करता क्या है, टेवन्स कहते हैं जो मदशाला आदि होती हैं, जहां शराब मौज मस्ती की चीजें, वो सबको जानता है सारे शहरों में कहाँ कहाँ पे है। सो सटराइज्ड मोस्ट शार्पली अमंग क्लर्जी, जो पादरियों पे के बीच का एक व्यक्ति और ऐसा ही काम कर रहा है, तो ये इस पे व्यंग है। न्यू द टेवन्स इन एवरी टाउन चार्जेज हाई फॉर एब्सोल्यूशन, और जो वो लोगों को, मतलब जब लोगों को उनके पापों का बोध कराता है और उनसे मतलब कहता है कि तुम अपने पाप स्वीकार करो, उसके सामने करते हैं वो, उसकी ड्यूटी है ये, तो वो उसके भी चार्ज लेता है लोगों से, गरीब लोगों से दूर रहता है। बी फ्रेंड्स रिच वाइव्स एंड मर्चेंट्स, धनी धनी महिलाओं से और व्यापारियों से संपर्क रखता है। तो ये उस पे एक सटायर है। फिर ये एक अच्छा करेक्टर दिखाया क्लर्क का, तो ये ऑक्सफोर्ड का क्लर्क है, ठीक है। ये दुबला पतला एक व्यक्ति है, सिंपल कपड़े पहनता है, प्रीफर्स बुक्स टू फूड, मतलब पुस्तकों से प्रेम करता है भोजन से भी ज्यादा। अभी ज्यादा बोलता है और कहता है ग्लैडली वुड ही लर्न ग्लैडली टीच, कि मैं पढ़ना पढ़ाना या सीखना सिखाना पसंद करता हूँ। हाँ, तो ग्लैडली वुड ही लर्न एंड ग्लैडली टीच द क्लर्क, सिंबल ऑफ ट्रू स्कॉलरशिप वर्सेस वर्ल्डली सक्सेस। ऐसे ही पार्सन का करेक्टर अच्छा दिखाया है, पुअर बट ट्रूली होली, है ना, मतलब चाहे वो गरीब है लेकिन वास्तव में पवित्र है। वॉक्ड टू विजिट डिस्टेंट पैरिशनर्स इन रेन, जो उसके मतलब उसके क्षेत्र में जो लोग आते हैं उनके पास बरसात में भी जाता है, और ये मानता है कि इफ गोल्ड रस्ट व्हाट शैल आयरन डू, कि अगर सोने में भी जंग लग जाएगा, मतलब हम लोग पवित्र हैं और हमारा काम अच्छे काम करना है। तो ये एक आदर्श क्लेरजी मैन है उस समय का, एक आदर्श पुजारी है चौसर। सिंसियर पोर्ट्रेट पार्सन्स और प्लाउमैन, आगे हम प्लाउमैन को पढ़ेंगे। तो इन दोनों को चौसर ने अच्छा व्यक्ति माना है, पार्सन को और प्लाउमैन को, इसका भाई है ये, डीप क्रिश्चियन गुडनेस के साथ, ठीक है, मतलब जो एक अच्छे ईसाई के गुण होने चाहिए वो इसमें दिखाए गए। तो ये है। आगे फिर है समनर, ये इसका काम क्या होता है, सम्मन भेजने का। सम्मन भेजने वाला मतलब जो जो लोग गलती करते हैं तो उनको ये सम्मन भेजता है चर्च की तरफ से, लेकिन इसका करेक्टर उल्टा दिखाया है। तो ये रेड फेस है, शोर वाला है, मतलब फोड़े फुंसियां निकले हुए हैं, सूजन वाला। द समनर मोस्ट फिजिकली रिपल्सिव पिलग्रिम, रेड फेस्ड कवर इन सोर्स चिल्ड्रन फियर हिम ड्रिंक्स हैविली करप्ट लेट्स सिंसर ऑफ, और जो सिनर्स है ना उनको छोड़ देता फॉर ए ब्राइब, रिश्वत के लिए, कहता कुछ भी करो, फिर पाप करो कितने भी, मुझे पैसे दे दो। फेस सो रेड ए चाइल्ड वुड रन फ्रॉम इट, इतना गंदा चेहरा है कि बच्चे इससे दूर भागते हैं। फिर जो पार्टनर होता है, मतलब जो उसके बिहाफ पे जो पोप है उसके बिहाफ पे जो लोगों को माफ करता है, वो फेक रेलिक्स और इंटेलिजेंस रखता है, बेचता है। मतलब जो पाप मोचन के पत्र की, ठीक है तुमने मुझे इतना पैसा दे दिया अब तुम पापी नहीं रहे,
हेयर लाइक रेड टेल्स नो बियर्ड। तो ये सब उस समय के लोगों पे ये उनके हाल दिखा करके कमेंट या व्यंग किया है, सटायर किया है। ये फिर कॉमनर लोग हैं, जैसे वाइफ ऑफ बाथ है, तो उसका करेक्टर दिखाया है कि उसके दांतों के बीच में जगह है, गैप टूथ, उसका असली नाम एलिशन होता है। डीफ इन एक कान से कम सुनती है, बोल्ड रेड फेस्ड, हैड 5 हस्बैंड्स, चर्च लो मतलब 5 बार शादी कर चुकी है, एक्सपर्ट इन द ओल्ड डांस ऑफ लव। तो ऐसे अलग अलग करेक्टर्स को भी ये पूछ लेते हैं। गैप टू वाइफ ऑफ बाथ रिप्रेजेंट्स फीमेल अथॉरिटी, उस समय की फीमेल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करती है और उनकी वासना को। हर टेल अर्ग्यूज वाइफ शुड हैव सॉवरेंटी ओवर हस्बैंड्स। तो इसकी कहानी भी इसी तरीके की है जो ये कहानी सुनाएगी। फिर फ्रैंकलिन है। फ्रैंकलिन क्या करता है? फ्रैंकलिन ने खुद से पैसा कमाया है। और एक यूनानी दार्शनिक है एपिक्यूरस, ये मौज मस्ती को प्रमोट करते हैं, तो वो एपिक्यूरस को ही लगभग मानता है ना। वो ऐसे मान लो बिल्कुल एपिक्यूरस का ही अपना चेला है। सफेद दाढ़ी और ये लव्स फूड एंड प्लेजर, इट्स नो मीट एंड ड्रिंक इन हिज हाउस। पूरी शराब मांस की बरसात है इसके घर में, बर्फबारी है। जेनरस वेल्दी कंट्री जेंटलमैन, द जेनरस होस्ट हिज हाउस ऑलवेज फुल ऑफ फूड। ठीक है, ये इनके करेक्टर्स हैं अलग अलग। तो मिलर जो है वो लंबा तगड़ा आदमी है, ह्यूज रेड बियर्डेड, वार्ट ऑन नोज, मस्सा इसकी नाक पे है, विद टफ्ट ऑफ हेयर, थोड़ा उस मस्सों पे मतलब एक गुच्छा निकला हुआ बालों का। प्लेज बैग टेल्स बाउडी टेल, और हमेशा एक इंस्ट्रूमेंट को बजाता रहता है बैग पाइप्स को, और कहानी ये फेबिलॉक्स सुनाता है, बाउडी टेल सुनाता है। ठीक है, इसकी कहानी भी आगे देखेंगे। और डॉक्टर जो है वो डॉक्टर ऑफ फिजिक उसको बोल रहे हैं, एक्सपर्ट इन एस्ट्रोलॉजी, मतलब लोगों के भविष्य भी बताता है साथ साथ। और कहता है सोना जो है वो अच्छा रहता है स्वास्थ्य के लिए, मतलब सोने की खूब डिमांड करता है। ऑल्सो सटायर ऑन ग्रीड, उसके लालच पे भी व्यंग किया गया है। वाज बट लिटिल ऑन द बाइबल, मेडिसिन ओवर रिलीजन, लव्ड गोल्ड इन स्पेशल। ठीक है, ऑल्सो हिज स्टडी वाज, बाइबल की स्टडी बहुत थोड़ी करता है, मेडिसिन आदि दवाओं की इनकी लालच की चीजें लोगों को खूब बताता है। प्लाउमैन एक अच्छा करेक्टर है पार्सन की तरह, ये पार्सन का भाई है। वर्क्स हार्ड, ऑलवेज पे हिज फेथ्स, लिव्स इन पीस एंड परफेक्ट चैरिटी, ये है। अब जैसे ये अलग अलग पूछा हुआ है तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैंटरबरी टेल्स पिलग्रिम, तो ये इनमें शामिल था या नहीं। ब्लैक स्मिथ, नाइट मिलर, अ पार्टनर, तो ये तीनों थे, ब्लैक स्मिथ इसमें कोई नहीं था। देयर इज नो ब्लैक स्मिथ अमंग द कैंटरबरी पिलग्रिम्स। ठीक है, विच चौसर करेक्टर इज डिस्क्राइब्ड एज गैप टूथ, तो द वाइफ ऑफ बाथ का करेक्टर था। तो इसीलिए सबके प्रोलोग में सब जो इंपोर्टेंट लोग हैं उनके बारे में जानना होता है। हु अमंग द कैंटरबरी पिलग्रिम इज डिस्क्राइब्ड एज वन हु वुड ग्लैडली लर्न एंड ग्लैडली टीच, तो वो कौन है? क्लर्क है। ठीक है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का क्लर्क है और ये पढ़ना पढ़ाना पसंद करता है। हु इन द कैंटरबरी टेल्स न्यू द टेबन्स, तो कौन है? वो फ्रायर है ना। ये होना कैसा चाहिए था कि लोगों को गलत चीजों से बचाता, लेकिन ये खुद गलत काम करता है। चौसर सटायर दिस फ्रायर फॉर स्पेंडिंग टाइम इन टेबन्स विद रिच मर्चेंट्स एंड विमेन इंस्टीड ऑफ विद लीपर्स एंड द पुअर, गरीब लोगों की मदद करता, वो नहीं करता, ये उल्टे करता है। हु अमंग द कैंटरबरी पिलग्रिम्स लव्ड गोल्ड इन स्पेशल, डॉक्टर ऑफ फिजिक। Which three of the following are upper class pilgrims in the Canterbury Tales? The knight, the squire, the miller, the prioress। तो जो मिलर है वो कॉमनर है इनमें से। ठीक है, नाइट, स्क्वायर और प्रायरेस, क्योंकि प्रायरेस भी ननरी की हेड है और नाइट और स्क्वायर तो ऑलरेडी क्या है? फाइटर्स हैं। विच कैंटरबरी पिलग्रिम वोर ए ब्रूच विद द इंस्क्रिप्टर, तो कौन है? वो प्रायरेस है। होना चाहिए था उसको सन्यासी जीवन में, सन्यासिनी, लेकिन वो मैडम इग्लेंटाइन क्या करती है? वो पहनती है ब्रूच, मतलब लॉकेट पहनती है। ऐसी नन सपोज टू लव गॉड बट हर ब्रूच स्पीक रोमांटिक लव। ठीक है, ये है। इन द कैंटरबरी टेल्स द मॉन्क इज सटराइज्ड फॉर हिज लव ऑफ, तो मॉन्क को हम जब आगे अभी कहानी पढ़ेंगे तो क्या पाएंगे? वो हंटिंग करता है। तो ये विच कैंटरबरी पिलग्रिम हैड ए रेड फेस फुल ऑफ सोर्स, वो हमने अभी ऑलरेडी देखा था, वो कौन है? समनर है। अब ये कैंटरबरी टेल्स की सारी कहानियां हैं,
तो इनमें जो सबसे पहली कहानी है वो जिसने सुनाई वो नाइट्स टेल है। ठीक है, तो इस नाइट्स टेल में क्या होता है, ये एक शिवलरिक रोमांस है। ठीक है, शिवलरिक मतलब उस समय पे शिवलरी ऐसे होता था कि लोग, मतलब जो उस टाइम के नाइट हैं, योद्धा हैं, वो वफादारी के लिए, स्त्रियों के सम्मान के लिए, कोर्टली लव के लिए अपनी जान भी दांव पे लगा देते थे, लेकिन फीलिंग्स को, अपने सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करते थे। तो ये एक कहानी ऐसी है जो नाइट सुनाता है। ठीक है, तो नाइट क्या कहानी सुनाता है, ये कहां से ली, टेसिडा से ली। किसने, जो ये चौसर है, चौसर ने जब बोकेसियो की टेसिडा पढ़ी, जब हमने ये लेसन इसका देखा था, सबसे पहला लेसन इस चैप्टर का, तो उसमें ये देखा था कि बोकेसियो एक इटालियन विद्वान है, तो उनके टच में जब ये आता है तो ये टेसिडा को पढ़ते हैं, तो वहीं से ये कहानी ली है। तो ये ग्रीक, जो उससे भी पहले कभी जो ग्रीक का राज्य था, वहां पे ये वहां पे ये दो योद्धा होते हैं, पेलामन और आर्साइड। तो जो इटालवी कविता है टेसिडा, उसमें यही कहानी है। तो प्राचीन जो यूनान का एथेंस और थीब्स शहर है, वहां के बैकग्राउंड पे आधारित हैं ये कहानियां। तो पेलामोन और आर्साइट नाम के दो कजिन्स होते हैं, वो काफी अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। तो जो एथेंस का राजा होता है थीसियस, वो उन्हें युद्ध में बंदी बना के जेल में डाल देता है, और वो जेल की खिड़की से ही बगीचे में टहल रही होती है एक सुंदर राजकुमारी जिसका नाम होता है एमिली। ठीक है, तो एमिली को देख लेते हैं, तो एमिली को वो देख के उससे प्रेम करने लगते हैं। अब जब प्रेम करते हैं तो उसको पाने की कोशिश में वो फिर एक दूसरे से दोस्ती की जगह दुश्मनी कर बैठते हैं। और आरसाइट जब जेल से रिहा होता है और पेलामोन भाग जाता है, फिर दोनों लड़ते हैं आपस में। जब ये बात राजा को पता लगती है तो राजा क्या कहता है कि ऐसे क्यों लड़ रहे हो, इससे तो एक फाइट करके दिखाओ। तो राजा एक उसका व्यवस्थित टूर्नामेंट करवाता है कि जो जीत जाएगा पालामन और आरसाइट में से, उसी से अमली शादी कर लेगी। तो दोनों क्या करते हैं, आरसाइट भी प्रेयर करता है और पेलामोन भी प्रेयर करता है, लेकिन आरसाइट जीत जाता है। जब लड़ाई में आरसाइड जीत जाता है, और फिर जीत की खुशी में वो एकदम अनफॉर्चुनेटली घोड़े से उसका पैर फिसल जाता है, बुरी तरह घायल होता है, मर जाता है। तो जब आरसाइट मर रहा होता है, मरते समय वो पेलामोन को और एमिली को क्या करता, आशीर्वाद दे देता है कि जाओ एमिली अब तुम्हारी ही। तो ये सब एक स्टोरी दिखाई है कि कैसे करके फाइटर प्रेम के लिए मरते हैं, और वो सम्मान पूर्वक फिर मरते समय अच्छा भी, अच्छी फीलिंग भी रखता है। तो ये नाइट्स ऐसी टेल सुनाता है नाइट्स के बारे में ही। तो ये है। अगली टेल क्या है फिर, मिलर्स टेल। मिलर्स एक कॉमनर है। ठीक है, मतलब मिलर मतलब मिल चलाने वाला। तो ये एक फेबिलॉक्स सुनाएगा। फेबिलॉक्स मतलब एक भद्दी सी कहानी, है ना, बावड़ी कॉमिक टेल, निकोलस और एलिसन की ट्रिक की, जॉन द कारपेंटर पैरोडी ऑफ नाइट्स टेल। तो ये जो उसने एक अच्छी कहानी सुनाई नाइट ने, कि मतलब नाइट जो लोग होते हैं वो कैसे अपने आदर्श प्रेम के लिए रहते हैं, और एक ही स्त्री से प्रेम करते हैं और उस प्रेम के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। लेकिन इधर फिर मिलर से फिर एक भद्दी कामुक कहानी सुनाता है। फेबिलियो मतलब एक कामुक कहानी सुनाता है, सेक्सुअलिटी से रिलेटेड कहानी सुनाता है मजाकिया लहजे में। तो जो पैरोडी है उसका मतलब उसका मजाक बना रहा है। तो नाइट ने राजा महाराजाओं की जो अच्छी कहानी सुनाई, और मिलर फिर भद्दी कहानी सुनाता है। तो वो कहानी किसकी सुनाता है, कारपेंटर की, और उस कारपेंटर का नाम होता है जॉन। और वो जॉन क्या करता है फिर, एक खूबसूरत लड़की होती है एलिसोन। ठीक है, तो उस एलिसोन से क्या करता है, शादी कर लेता है। तो जब एलिसोन से शादी कर लेता है तो जॉन को फिर यही डर रहता है कि वो युवती है, तेरी एज बहुत ज्यादा है, तो वो उससे मतलब चिंता में ही रहता है। और जब चिंता में रहता है तो एक जो निकोलस नाम का एक जो छात्र है, वो उसके घर में किराए पे रहने लगता है। और फिर वो उस अलीसा से छिपके प्यार करता है, और फिर वो मिलके उसको पागल बनाते हैं कि जैसे जब दुनिया बनी थी
अब तब की स्टोरी में, क्रिश्चियन स्टोरी में, एक नोहा का तूफान आता है, नोहाज फ्लड बोलते हैं उसको, कि पूरी दुनिया में बाढ़ आ जाएगी, सब मर जाएंगे, केवल नोहा के जहाज पे जो बैठेगा वो बचेगा। ऐसे ये निकोलस और अलीसा मिलके उसको पागल बनाते हैं। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, एक बड़े लकड़ी के टब में लटक जाते हैं सब, कि नीचे तो पानी आ जाएगा। और रात में जब सब सो जाते हैं, और बूढ़ा बढ़ई जो है वो भी उस सब में ही सो जाता है ऊपर, और निकोलस और अलीसा आके नीचे मजे करने लगते हैं। तो जब वो जो एक और तीसरी एंट्री होती है फिर इसमें, एक एब्सोलन नाम की। तो ये इस तरीके से एक भद्दी कहानी है। तो बस इसमें इतना जानना होता है कि ये उसको लास्ट में उसका मजाक बनाते हैं और ये उल्टे काम कर रहे होते हैं। तो ये मिलर्स मतलब एक इस टाइप की कहानी सुनाता है। फिर इससे अगली जो स्टोरी आती है, वो स्टोरी आती है रीव की। ठीक है, ये भी एक फेबिलॉक्स है। तो उसमें वो एक मिलर को डिसऑनेस्ट साबित कर रहे होते हैं। टू स्टूडेंट्स ट्रिक है। ये क्या कर रहा होता है, लोग जो इसके पास अपने गेहुआ दिलाते हैं पिसवाने, उसमें से चोरी करता है। तो फिर ये भी उसके घर में जाके ऐसे ही भद्दे काम कर रहे होते हैं। तो रीव उससे पे कमेंट कर रहा होता है, फिर मिलर ने सुना ये, तो ये मिलर वाले पैसे पे कमेंट कर रहा है। तो ये इस तरीके से, ऐसे तो अगर ऐसे पूछते कि किसने किसके मतलब उसमें ये पोयम, ये सॉरी ये स्टोरी सुनाई, तो ये रीव क्या होता है, रीव एक जो जमींदार है उसका मैनेजर होता है। तो जो मिलर है उससे बदला लेने के लिए कहानी सुनाता है कि रीव खुद, क्योंकि ये खुद जवानी में कारपेंटर रहा था, तो इसने कहानी में बढ़ई का मजाक बनाया, तो रीव ने अपनी कहानी में मिलर का मजाक बनाया। वो भी ऐसे उसकी स्त्री और उसकी लड़की आदि से, और वे जो दो लड़के उसके घर में किराए पे रहते दिखाता वो, सॉरी उसके यहाँ आटा पिसवाने आते हैं, फिर वो भी उसके साथ ऐसे ही भद्दे तरीके से उसके घर में जाके गलत काम करते हैं। तो ये रीव उसकी मजाक बनाता है। फिर अगली स्टोरी है कुक्स टेल। तो ये भी एक फेबिलॉक्स है। ठीक है, मतलब ये भी एक भद्दा मजाक है। फिर अगली स्टोरी है ये मैन ऑफ लॉज टेल, फिर वाइफ ऑफ बाथ टेल। तो इनमें जो ये फेबिलॉक्स हैं, तो जैसे कुक्स टेल में क्या होता है कि एक तो क्या याद रखना है कि ये कुक्स टेल जो है फ्रेगमेंट है। फ्रेगमेंट का मतलब होता है अधूरी कहानी है। ठीक है, ये कहानी कैसी है, अधूरी है। और इसमें जो करेक्टर है उसका नाम होता है परकिन रेवेलर। तो परकिन रेवेलर एक जवान लड़के की कहानी शुरू होती है, जो एक दुकान पे काम सीख रहा होता है, लेकिन उसे काम करने से नफरत है, दिन भर सड़कों पे नाचना, जुआ खेलना, शराब पीने का शौकीन है। और उसका मालिक परेशान होकर उसको निकाल देता है। तो जब उसको निकालता है, तो परकिन अपने ही जैसे एक आवारा दोस्त के घर जाकर रहने लगता है, जिसकी पत्नी नाम के लिए दुकान चलाती है, पर असल में वो एक प्रोस्टिट्यूट है। तो ये भी सब मतलब इतना ध्यान रखना है कि फेबिलॉक्स और फ्रेगमेंट है, बस इसमें इतना ही। अब जो मैन ऑफ लॉज टेल है, मतलब एक वकील है, वो कैसी कहानी सुनाता है, तो वो एक रोमांस की कहानी सुनाता है। रोमांस की कहानी सुनाता है राइम रॉयल में, है ना। और वो भी कैसी सुनाता है, एक कॉन्स्टेंस की कहानी है, धार्मिक महिला की। कॉन्स्टेंस मतलब एक वर्चुअस क्रिश्चियन वुमन। तो अब तक ये बद्दी बद्दी कहानी है, लेकिन वो फिर एक अच्छी कहानी सुना रहा है, मैन ऑफ लॉज। और ये रोम के सम्राट की बेटी है। ठीक है, उसका नाम क्या होता है, कॉन्स्टेंस। तो सीरिया का जो सुल्तान है वो उससे शादी करने के लिए ईसाई धर्म अपनाने को तैयार हो जाता है, लेकिन सुल्तान की जो माँ है वो ये मंजूर नहीं करती, और वो शादी के जश्न में ही अपने बेटे और सभी ईसाई मेहमानों का कत्ल करवा देती है। और कॉन्स्टेंस को भी बिना पतवार वाली और नाव में अकेले समुद्र में छोड़ देती है। फिर कॉन्स्टेंस कई साल तक समुद्र में तैरते हुए ब्रिटेन के तट पे पहुंचती है। वहां एक राजा उससे शादी करता है, वो एक बच्चे को जन्म देती है। लेकिन यहाँ भी जो उसकी सास है, वो जो रानी दिखाई है उसमें रानी डोनिगिल्ड, वो गद्दारी करती है। वो राजा को झूठी चिट्ठी भेजती है कि तुम्हारी पत्नी ने एक भूत जैसे बच्चे को जन्म दिया है, और कॉन्स्टेंस को फिर से उसके बच्चे के साथ नाव में बहा दिया जाता है। सालों की तड़प, कठिनाई और चमत्कारों के बाद में फिर जो कॉन्स्टेंस की पवित्रता के कारण वो अंत में अपने पति और अपने पिता से दोबारा मिलती है।
तो ये ऐसे करके कहानी अटूट विश्वास और ईश्वर की भक्ति का संदेश देती है। तो ये स्टार्टिंग की कहानियां हैं इसमें। तो कुक्स भी फेबिलॉक सुना रहा है, लेकिन मैन ऑफ लॉसडेल एक कॉन्स्टेंस वर्चुअस क्रिश्चियन वीमेन इंड्योर्स रिपीटेड ट्रायल्स एंड परसिक्यूशंस। ठीक है, बार बार उसको दुख दिए जा रहे हैं, रिपीटेड ट्रायल्स। ठीक है, ये है। तो ऐसे ये याद रखनी है कि मैन ऑफ लॉस कौन सी कहानी सुनाता है। फिर आती है वाइफ ऑफ बाथ की टेल। तो ये भी एक रोमांस है। ठीक है, तो इसमें जो वाइफ ऑफ बाथ है वो मतलब वो ये चाहती है कि जो जो महिलाओं की जो संप्रभुता है, फीमेल जो सॉवरेंटी है, वो रहनी चाहिए। तो इसमें इस कहानी की शुरुआत कहां से होती है? अर्ग्यूज फॉर फीमेल सॉवरेंटी, हर 5 हस्बैंड्स एक्सपीरियंस इन माई अथॉरिटी टेल। तो ए नाइट मस्ट लर्न व्हाट women मोस्ट डिजायर। तो इसमें ये दिखाया गया है। तो उस कहानी में क्या होता है? राजा ऑर्थर के टाइम की कहानी है। ठीक है, इसका जेनरा क्या हुआ? ऑर्थरियन रोमांस। तो राजा ऑर्थर के दरबार में क्या होता है? एक नाइट है, वो जंगल में एक असहाय लड़की के साथ क्रूरता करता है, रेप करता है। तो राजा आर्थर उसको मौत की सजा सुनाता है। लेकिन रानी जो है वो बीच बचाव करती है, और वो जो नाइट है उसको एक मौका देती है अपनी लाइफ बचाने का, कि तुम अपनी जान बचा सकते हो, लेकिन तुम्हें 1 साल के भीतर एक प्रश्न का जवाब देना होगा कि जो महिलाएं हैं दुनिया में वो सबसे ज्यादा क्या चाहती हैं। तो ये वाइफ ऑफ बाथ की टेल है कि महिला, अब वो जो नाइट है वो पूरी सब जगह घूमता है, हर महिला से पूछता है कि आप क्या चाहती हैं, उसको कोई सही जवाब नहीं मिलता। लास्ट में उसको एक महिला मिलती है, वो भी बिल्कुल बूढ़ी और डरावनी, ओल्ड हैग। और वो औरत ये कहती है मैं तुम्हें ये जवाब बता दूंगी, लेकिन तुम्हें बदले में मुझसे शादी करनी होगी। तो वो मृत्यु के डर से कहता है ठीक है मैं कर लूंगा। तो वो ये बताती है कि महिलाएं सबसे ज्यादा ये चाहती हैं कि उनका जो अपने पति हैं और प्रेमी है उन पे पूरा अधिकार हो, सॉवरेनिटी हो। तो ये वाइफ ऑफ बाथ का प्रोलोग है और ये उसकी टेल है। तो रानी, पूरा दरबार इस जवाब को बिल्कुल सही मानता है, सूरवीर की जान बचा देती है। अब जो इसका अंत कहानी का क्या है कि जो वो बूढ़ी महिला है अब उससे शादी करनी उसको पड़ती है। तो जब वो दोनों मिलते हैं तो वो उससे मुंह फेर लेता है, लेकिन वो बूढ़ी औरत उससे क्या कहती है कि तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं, या तो मैं ऐसी बूढ़ी और बदसूरत रहूं और तुम्हारे प्रति पूरी जिंदगी वफादार रहूं, या फिर मैं एक खूबसूरत जवान लड़की बन जाऊं पर तुम्हें हमेशा डर रहेगा कि मैं तुम्हें धोखा दे सकती हूँ। तो वो जो नाइट है वो थोड़ा सोचता है और अपना अधिकार छोड़ते हुए कहता है, वही जो महिला ने उससे कहा था कि तुम खुद से फैसला करो तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। और ऐसा कहते ही वो जो महिला है उसको जैसे ही सोवरेनिटी मिलती है, तो वो तुरंत क्या होती है, एक सुंदर राजकुमारी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये इसमें ये वाइफ ऑफ बाथ टेल है। तो ये सोवरेनिटी पे है, तो ऐसे करके हम थोड़ा याद रखेंगे तो ये पूरा याद हो जाएगा कि फीमेल सोवरेनिटी पे ये बात है। और मैन ऑफ लॉज टेल क्या है? क्रिश्चियन वुमेन जो है वो परेशानी सहती है, उसमें ये दिखाया है रोमांस का ही। और कुक्स टेल में ये फेबिलॉक्स है, रीव बदले में सुनाता है क्योंकि वो पहले कारपेंटर रहा है। ठीक है, और मिलर फेबिलॉक्स सुनाता है, नाइट्स जो है वो अच्छी कहानी सुनाता है। फिर जो फ्रायर है, फ्रायर का काम क्या होता है? लोगों को मतलब उससे बचाना, किससे? लोगों को नैतिक शिक्षा देना और उनको गलत कार्यों से बचाना, क्योंकि फ्रायर एक भिक्षु है। ठीक है, अब फ्रायर किसको नीचा दिखाने के लिए सुना रहा है कहानी को? समनर को। फ्रायर जो है वो एग्जाम्पलम करप्ट समनर मेक्स ए पैक्ट विद द डेविल, फाइनली डैम सटाइल समनर एंड बाय इम्प्लीकेशंस द समनर पिलग्रिम। फिर समनर सुनाएगा, वो भी एक वो फ्रायर को करेगा बदले में। ठीक है, तो ये है इसकी स्टोरी। तो फ्रायर जो है वो मजाक उड़ाता है, एक बेहद लालची बेईमान और भ्रष्ट समनर होता है जो निर्दोष और गरीब लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाता है।
ठीक है, तो वो क्या करता है, गरीब लोगों को, एक दिन वो एक गरीब विधवा को ही लूटने चले जाता है, और रास्ते में उसकी मुलाकात किससे होती है, एक तीरंदाज से होती है, और वो दोनों आपस में गहरी दोस्ती कर लेते हैं। कसम खाते हैं कि रास्ते में जो भी लूट का माल मिलेगा उसको आधा आधा बांट लेंगे। और बातों बातों में वो तीरंदाज खुलासा करता है कि वो कोई इंसान नहीं है बल्कि खुद नर्क का शैतान है। अब समनर जो है वो डरने के बजाय खुश होता है कि चलो एक और बड़ा शिकारी मिल गया। आगे जाने पे उन्हें एक गाड़ी वाला मिलता है जिसका घोड़ा कीचड़ में फंस गया। गुस्से में गाड़ीवान चिल्लाता है, शैतान तुम्हारी आत्मा को ले जाए, इन घोड़ों को नर्क में डाल दे। तो समनर शैतान से फुसफुसाकर कहता है, लो इस आदमी ने तुम्हें अपने घोड़े दे दिए, इन्हें अभी नर्क ले जाओ। तो शैतान हंसकर कहता है, नहीं इन्हें नहीं ले जा सकता, क्योंकि ये बात इसने दिल से नहीं कही है, सिर्फ गुस्से में कही है। इसके बाद वे उस गरीब विधवा के घर पहुंचते हैं। समनर उस पे झूठा आरोप लगातार कहता है कि अगर अपनी जान बचानी है तो मुझे भारी रिश्वत दो। तो वो गरीब बुढ़िया क्या करती है, रोने लगती है, और फिर दिल से श्राप देती है कि मैंने कोई पाप नहीं किया है। तो ये जो समनर है, मेरा वो जो बर्तन जिसे चुराना चाहता है, दोनों सीधे नर्क के शैतान के पास चले जाएं। अब शैतान समनर की ओर मुड़कर पूछता है कि क्या तुम सचमुच दिल से कह रही हो। गुड़िया कहती है, हाँ बिल्कुल दिल से, क्योंकि यह श्राप बिल्कुल सच्चा है। इसलिए शैतान तुरंत अपने असली रूप में आता है, जो भ्रष्ट समनर की आत्मा उसको दबोचकर सीधे नरक की आग में फेंक दे। तो अब इस तरीके से जो फ्रायर है ना, वो ये कह रहा है कि समनर जो है वो बड़े करप्ट हो चुके हैं। सटायर, एक करप्ट समनर मेक्स ए पैक्ट विद द डेविल, फाइनली डेम्ड सटायर समनर्स एंड बाय इंप्लीकेशन द समनर्स पिलग्रीम। तो ये है समनर जो पिलग्रीम है उस पे कमेंट कर रहा है। तो एग्जाम्पलम है, ये एक नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी है। तो भिक्षु कैसी कहानी सुनाएगा लोगों को, तो ऐसे अगर इनके अर्थ अच्छे से पता होंगे कि ये जो लोग हैं, जैसे जो फ्रायर है, तो फ्रायर किसको बोल रहे हैं, भिक्षु को। भिक्षु का काम क्या है, लोगों को नैतिक शिक्षा देना। लेकिन वो किसके ऊपर कहानी सुना रहा है, नैतिक शिक्षा पे। कहानी तो नैतिकता पे ही सुना रहा है कि समनर को कैसा होना चाहिए। अब जब समनर को बुरा लगता है तो वो भी एक सटायर मारता है, और वो उसको भी फिर भद्दे ढंग से मारता है, मतलब कामुकता के साथ। सटायर फ्रायर इन रिवेंज, ए ग्रीडी फ्रायर ट्राइज टू क्लेम ए डाइंग मैन्स मनी, गेट्स ए ग्रॉस प्रैक्टिकल जोक इंस्टीड। ठीक है, तब ये समनर सुनाता है फिर कहानी को। ठीक है तो समनर ने ये कहता है कि एक बहुत ही पाखंडी, लालची और चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला फ्रायर होता है। वह गांव गांव जाकर लोगों को डराता है कि नर्क की आग से बचना है तो चर्च को और मुझे भारी दान पुण्य करो। वह जो भी पैसा इकट्ठा करता है उसे अपनी ऐशो आराम पर खर्च करता है। एक दिन वह थॉमस नाम के एक बेहद बीमार और अमीर ग्रामीण के घर पहुंचता है। थॉमस बिस्तर पर पड़ा है और अपने बच्चे को मौत के गम में डूबा है। फायर उसे सांत्वना देने के बजाय लंबा चौड़ा भाषण देना शुरू कर देता है कि तुम्हारा बच्चा इसलिए मरा क्योंकि तुमने चर्च को कम पैसे दिए। वह थॉमस से कहता है कि अपनी बची कुची संपत्ति मुझे दान कर दो। थॉमस इस पाखंडी फ्रायर को असलियत जान चुका होता है और उसे एक ऐसा सबक सिखाने की सोचता है वह जिंदगी भर भी ना भूले। तो थॉमस उससे यूं कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही कीमती गुप्त संपत्ति है जो मेरे बिस्तर के नीचे दबी है, ठीक है, वह मैं तुम्हें दे दूंगा। तो फिर वो जैसे ही झुकता है तो फिर वो इसमें और इस तरीके से वो उसकी मजाक बनाने की के लिए फार्ट कर देता है। ये ऐसी बकवास इस कहानी में ऐसा है। तो ये मतलब एक फेबिलॉक्स है, मतलब जिसमें ऐसी कहानी हो कि जो गंदे मजाक होते हैं वो। फिर ये क्लर्क टेल है। क्लर्क जो है वो एक अच्छी कहानी सुनाएगा क्योंकि क्लर्क का करेक्टर सही दिखाया है। तो ये क्या होता है, ए पीजेंट वाइफ हुज नोबल हस्बैंड टेस्ट हर ओबीडियंस विद इंक्रीजिंगली क्रूएल ट्रायल्स। इसका सोर्स है पेट्रार्क की लैटिन स्टोरी ग्रिसेल्डा। जो ये इटालियन राइटर होते हैं पेट्रार्क, उन्होंने जो ग्रिसेल्डा की कहानी सुनाई ये उसकी स्टोरी है। ये काफी
अच्छी कहानी है क्लर्क टेल। तो इसमें क्या है कि अ, एक पैथोज रोमांस है ये, और बोकेशियो की कहानी पेट्रार्क से अ, जो लैटिन अनुवाद से ली है ये। तो इटली का जो सेलुजो इलाके का एक युवा और क्रूर राजा होता है जिसका नाम है वॉल्टर, उसकी प्रजा उस पर दबाव बनाते हैं कि वो शादी कर ले। तो वॉल्टर अपने ही राज्य की एक बेहद गरीब संस्कारी और आज्ञाकारी किसान की बेटी होती है ग्रिसेल्डा, उसको चुनता है। और शादी से पहले ही वॉल्टर ग्रिसेल्डा से कसम देता है कि चाहे मैं तुम्हारे साथ अच्छा करूं या बुरा, लेकिन तुम कभी भी मेरा विरोध नहीं करोगी, बिना किसी शिकायत के मेरी बात मानोगी। और फिर वो उसको खूब परेशान करता रहता है, यहां तक कि उसको झूठी बताता है कि मैंने तुम्हारे बच्चों को मार दिया, वो सब सहन करती है। और लास्ट में कहता है कि मैं तो दूसरी शादी करूंगा, तुम यहां से चले जाओ। फिर वो उसको भी सहन करती है। फिर वो कहता है कि आओ मैं दूसरी शादी करने वाला हूं, तुम मेरी उसमें शामिल हो। फिर वो उसके बच्चों को वास्तविक रूप से दिखाता है। तो ग्रिसेल्डा के धैर्य से वो ना काफी प्रभावित होता है। फिर वो लास्ट में मतलब उसकी परीक्षा से को स्वीकार करके और फिर उसको प्रेम करने लगता है। ये क्लर्क की टेल है। फिर इसमें जो अगली टेल है वो मर्चेंट की है। फिर ये भी एक फेबिलॉक्स है। तो इसमें भी भद्दे तरीके से एक जनवरी नाम का व्यक्ति होता है। ओल्ड मैन मैरिज यंग वाइफ सी इज अनफेथफुल। ठीक है, बिटर सटायर ऑन मैरिज। तो ये भी एक फेबिलॉक्स है। फिर उसके बाद में बात करते हैं फ्रैंकलिन टेल। तो ये ब्रेटन ले है। ब्रेटन ले, डोरिजन और अर ये अरवेरगस जेनरस लव इसमें दिखाया है। फ्रैंकलिन, तो फ्रैंकलिन हमने बताया था कि ये जिसने खुद से काफी पैसा कमा लिया हो, और जो इसका प्रोलोग में करेक्टर दिखाया था कि ये तो बिल्कुल खाने पीने में ही मस्त रहता था। तो जो मर्चेंट जो कहानी सुनाता है वो कहानी मतलब एक फेबिल्यूई है। उसमें एक शादीशुदा जिंदगी का खोखलापन और उसका धोखा दिखाया है। कैसे एक 60 साल का व्यक्ति मतलब अपनी जिंदगी के लास्ट पड़ाव में मई नाम की एक लड़की से शादी करता है। तो फिर उसमें एक डेमियन नाम का करेक्टर घुसता है जो उसका नौकर होता है। वो फिर उसको कैसे उनमें मतलब उसके साथ धोखा करते हैं। लेकिन जो फ्रैंकलिन की कहानी है फिर वो इसके उल्टा है, वो एक अच्छी कहानी है। तो फ्रांस का जो ब्रिटनी क्षेत्र है वहां पे इस तरीके की जादुई प्रेम कहानी सुनाई जाती थी। तो ये वो जेन रहा है ब्रिटन लाई। तो इसमें सच्चा प्रेम और कुलीनता दिखाई है जेंटलिस और फ्रैंकलिन टेल में। फ्रैंकलिन जो टेल है इसमें अच्छी चीजें दिखाई हैं। तो ब्रिटेन का जो ब्रिटनी इलाके में अरवेरागस नाम का एक महान शूरवीर और उसकी खूबसूरत पत्नी डोरिगन रहते हैं। दोनों का विवाह एक आदर्श विवाह है जिसमें दोनों एक दूसरे को बराबर का सम्मान देते हैं। शादी के कुछ समय बाद ही अरवेरागस को युद्ध लड़ने के लिए 2 साल के लिए इंग्लैंड जाना पड़ता है। और डोरिगन जो है वो अपनी पत्नी के वियोग में दिन रात पति के वियोग में क्या करती है, समुद्र के किनारे बैठ के रोती रहती है। तो फिर उसके उसमें डोरिगन की इस उदासी को दूर करने के लिए उसके जो दोस्त हैं उसे एक बगीचे में पार्टी में ले जाते हैं। वहां उसकी मुलाकात ओरेलियस नाम के एक सुंदर युवा लड़के से होती है। और वो जो ओरेलियस है वो उसकी सुंदरता से प्रभावित होता है, लेकिन डोरिगन मना कर देती है। वो कहती है नहीं, मैं तो अपने पति से ही प्रेम करती हूँ। और जो ओरेलियस है वो क्या करता है, वो एक मजाक में फिर भी निराश ना करने के लिए मजाक में एक शर्त रख देती है ये ओरेलियस के सामने। यूं कहती है कि ओरेलियस, अगर तुम समुद्र के किनारे से सारे के सारे जो काले पत्थर हैं उनको गायब कर दोगे तो मैं अरवेरागस को छोड़ के तुमसे प्यार करने लगूंगी। और ये फिर एक जादू के माध्यम से क्या करता है, और ये जो ओरेलियस है वो ऐसा कर देता है, उसको दिखने नहीं देता। और तभी मतलब वो काले पत्थर सारे उसको दिखते ही नहीं है अब तक। और वो ये सोच के फिर वो बड़ी दुखी हो जाती है कि तुझे तो अपना पति छोड़ना पड़ेगा, ये तो मजाक भी भारी पड़ गया, बड़ा धर्म संकट है। तब वो रोने लगती है, लेकिन तभी वहां कौन आ जाता है, उसका पति आ जाता है। तो वो पति भी बड़ा एक शूरवीर व्यक्ति, वो कहता है कि नहीं, अपनी पत्नी को कि जो जो भी हम वादा करते हैं उस वादे को निभाना चाहिए।
तो तुम जाओ और ऑरेलियस के पास ही जाओ। लेकिन जब वो ऑरेलियस के पास जाते तो ऑरेलियस ये देखता है कि मैंने भी तो जादू से ही वो चीज हटाई थी, तो वो उसको ससम्मान उसके पति के पास ही भेज देता है। तो ये एक अच्छी कहानी ऐसे करके फ्रैंकलिन सुना रहा होता है। फिर जो पार्टनर है, पार्टनर भी एक नैतिकता की कहानी सुनाता है ना, वो कि लालच नहीं करना चाहिए। रेडिक्स मेलोरम इज, है ना, कपिडिटस, ग्रीड इज रूट ऑफ ऑल लेवल, कि लोभ जो है ना, लालच जो है वो ही सारे पाप की जड़ है। और फिर इसमें मतलब ये जो पार्टनर है ना, पाप मुक्ति पत्र जो बेचता है उसकी कहानी है। तो वो ये कहता है कि लालच ही सारी बुराइयों की जड़ है। और ये भी बड़ी एक अच्छी कहानी है। ग्रीड इज रूट ऑफ ऑल एविल। तो इसमें थ्री राइटर सीक डेथ, फाइंड गोल्ड, ऑल थ्री किल ईच अदर। तो बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग वो है कि कैसे करके लालच में वो लोग सब उसको मार, एक दूसरे को मार डालते हैं। तो इसमें तीन दोस्त होते हैं, बहुत एक नंबर के आवारा जुआरी। तो वो तभी उनके वहां एक शव यात्रा गुजरती है, एक अर्थी जाती है, एक डेड बॉडी। तो उन्हें यूं पता चलता है कि तुम्हारा कोई एक दोस्त है, डेथ नाम के एक चोर ने मार डाला है। तो वो शराब के नशे में तीनों दोस्त कसम खाते हैं कि वो आज ही जाकर उस डेथ को ढूंढेंगे, मृत्यु को ही ढूंढेंगे। तो ये एक तरीके से एल्गरी है, मतलब यूं दिखा रहे हैं कि कैसे करके डेथ एक दिन सबके पास आती है। तो वे तलवारें खींचकर जंगल की तरफ भागते हैं। रास्ते में उन्हें एक बेहद बूढ़ा और फटेहाल आदमी मिलता है जो रो रहा है। तो वे उस बुड्ढे के कॉलर पकड़कर चिल्लाते हैं और ये कहते हैं कि बता वो चोर जो है ना वो कहाँ छिपा है डेथ, नहीं तो तुझे हम फिर क्या करेंगे, मार डालेंगे। और वो कहता है कि मैंने मैंने अभी अभी मौत को किसी पे उस पेड़ के नीचे बैठ के देखा, बैठते हुए देखा, वहां जाओ। तीनों दोस्त बैठकर उस पेड़ के नीचे पहुंचते हैं, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं मिलता। सोने के सिक्कों से भरे 8 बड़े बड़े घड़े रखे हैं। और सोने को देखते ही वे मौत को भूल जाते हैं, तय करते हैं कि सोने को रात के अंधेरे में छिपाकर अपने घर ले जाएंगे। तब तक वे सबसे छोटे दोस्त को शहर से खाना और शराब लाने के लिए भेजते हैं। जैसे ही छोटा दोस्त जाता है तो पीछे बचे दोनों दोस्तों के मन में लालच आ जाता है। वे योजना बनाते हैं कि जैसे ही छोटा दोस्त आएगा वे दोनों मिलकर उसके पीठ में चाकू मार देंगे, ताकि सोना जो है सिर्फ उन दोनों के बीच में ही बटे। उधर शहर गए जो छोटा दोस्त है उसके मन में भी लालच आता है, तो वो वाइन की बोतलों में जहर मिला देता है कि ताकि दोनों दोस्त मर जाएं और सारा सोना अकेले वो उसका ही हो जाए। तो जैसे ही छोटा दोस्त खाना लेकर पेड़ के पास लौटता है, दोनों उस पर झपटते हैं और उसका कत्ल कर देते हैं। अब जीत की खुशी मनाने के लिए उसकी लाई हुई शराब पीते हैं, कुछ ही मिनटों में वे दोनों भी तड़प के मर जाते हैं। तो ये इस स्टोरी में दिखाया है कि कैसे करके जो लालच है वो कितना खराब है। ग्रीड इज रूट ऑफ ऑल एविल। ठीक है। शिपमैन्स टेल फिर एक फेबिलॉक्स है। ए monk borrows money from a merchant, uses it to sleep with the merchant's wife, repays in kind, कॉमिक ट्राइंगल। तो शिपमैन फिर एक फेबिलॉक्स सुनाता है। फिर जो प्रायरेस है वो क्योंकि वो करेक्टर फिर वो क्लेर्जीमैन वाला करेक्टर आ गया, चर्च वाला करेक्टर आ गया। तो वो क्या सुनाती है, जो मैरी है उसकी कहानी सुनाती है। ए यंग क्रिश्चियन बॉय, वो जो एक छोटा बच्चा है वो मैरी के उसको गाने को गाता घूमता है। तो जो ज्यूज लोग हैं, यहूदी लोग हैं, उस बच्चे को मार देते हैं। लेकिन कैसे करके वो बच्चा फिर भी 2-3 दिन तक वही गाना गाते रहता है। उसके मुंह में एक कोई गेहूं का दाना रख जाती है आके ये वर्जिन मैरी। तो फिर वो जब तक दाना हटाते नहीं है तब तक वो गाता है, जब वो दाना हटा लेते हैं तब वो मरता है। फिर ये सर थोपास जो है ये चौसर सुनाता है। ठीक है, ये भी एक क्या है, पैरोडी है। तो चौसर्स ऑन टेल ए डेलिबरेटली टेरिबल पैरोडी ऑफ पॉपुलर रोमांस। तो ये जानबूझ के सुनाता है इस ढंग से कि लोग मतलब उसकी सही योग्यता को पहचान ना पाए। तो जो सरथोपास की जो मध्यकालीन मतलब एक जो नाइट्स हैं उनके ही मजाक बनाता है। तो उसमें एक सरथोपास होता है, उसका मजाक बनाने लगता है
कि वो अपने वो यूं सोचता है कि मैं तो परियों की रानी से ही शादी करूंगा एटसेट्रा, ये है। लेकिन वो सब बोर हो जाते हैं, उसको बीच में ही चुप कर देते हैं। तब वो ये कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरी वर्स फॉर्म में सुनाई हुई मतलब अच्छी नहीं लग रही, चौसर ऑन टेल ए डेलिबरेटली टेरिबल पैरोडी ऑफ पॉपुलर रोमांस, द होस्ट इंटरप्ट्स, नो मोर ऑफ दिस, गॉड्स डिग्निटी, भगवान के लिए चुप हो जाओ। अब चौसर फिर क्या कहता है, मैलिबी सुनाता है, और मैलिबी किस में, प्रोज एलगरी है। फिर ये प्रोज में सुनाता है, ये गा के नहीं, मतलब एक तरीके से गद्य फॉर्म में सुना रहा होता है। तो ये भी एक मोरल प्रोज टेल है, ये काफी गंभीर है कि जो मैलिबी की वाइफ है वो उसको किस तरीके का उपदेश देती है कि दुख आने पे भी क्रोध नहीं छोड़ना है, वो सॉरी क्रोध नहीं करना है। तो ये जो जो दो प्रोज कहानियां हैं, जो दो प्रोज स्टोरी है, उनमें से एक ये है, टेल ऑफ मैलिबी। तो जो चौसर की जो सर थोपास को बकवास कह के रोक दिया, तब ये गंभीर कहानी सुनाता है कि मैलिबी नाम का एक बहुत ही अमीर और शक्तिशाली जवान इंसान होता है, उसकी पत्नी का नाम है प्रूडेंस। तो प्रूडेंस का अर्थ ही क्या होता है, अर्थ ही होता है सूझबूझ या समझदारी। तो ये एक एलगरी है कि कैसे करके ताकत और क्रोध जो है, अगर उसके साथ प्रूडेंस ना हो तो वो फेल है, ये मतलब है इसका। तो जब मैली भी एक बार घर से बाहर है, तो उसकी पत्नी को और उसकी बेटी को जो शैतान है या वासना का जो प्रतीक है ना, वो उसको बुरी तरह पीटते हैं, घायल कर देते हैं। मैली भी घर लौटता है तो गुस्से में उनसे बदला लेना चाहता है, लेकिन जो प्रूडेंस है वो उसको समझाती है कि ऐसे बदले में नहीं, अपनी इंद्रियों को जीतने से ही क्या होगा, हम अपना वास्तविक भला कर सकते हैं। तो जो हमारी पांचों इंद्रियां जो गलत कर देती हैं, फाइव सेंसेस, जितना भी हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उनको माफ कर देना चाहिए। मतलब इंद्रियों पे क्या अपने हाथ पैर थोड़ी काट लेंगे, लेकिन अपनी गलतियों में सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए, ये बताती है वो। तो ये है, तो ये एक प्रोज एल्गरी, एक तो ये याद रखना है। ठीक है। फिर मोंक सुनाता है टेल। तो मोंक क्या, एक सन्यासी है। तो वो क्या सुना रहा है, सीरीज ऑफ ट्रेजिडी, दुख भरी कहानी सुनाता है। मतलब दुखांत घटनाएं, ग्रेट मैन हु फेल फ्रॉम प्रोस्पेरिटी टू मिजरी। वो यही दिखाता है कि कैसे करके मतलब लोगों को मतलब कि कैसे बड़े बड़े लोग प्रोस्पेरिटी से मतलब राजा रंक बन गए भाग्य के आधार पे। एट लाइन स्टेंजा इंक्लूड्स लूसीफर, एडम, सैमसन, हरक्यूलिस, सीजर, इन सब की कहानियां सुनाता है। फिर इससे ये बोर हो जाते हैं, मना करते हैं कि ये मत सुनाओ। फिर जो नंस का प्राइस्ट है, मतलब पुजारी है नंस का, वो सुनाता है बीस्ट फेबल। बीस्ट फेबल मतलब जिसमें कोई जानवर को आधार बना के नैतिक शिक्षा दी जाती है। तो वो नंस प्राइस्ट सुनाता है इस कहानी को, ये बड़ी अच्छी कहानी है। तो इसमें मतलब काफी अच्छी सीख देने की कहानी है। तो मॉन्क्स से तो वो बोर हो जाते हैं लोग, तो उसको टोक देते हैं। फिर नन्स जो है, तो उससे कहते हैं नन्स, नन्स का जो प्राइस्ट है वो कहानी सुनाता है। तो उसमें क्या है कि ये सबसे शानदार कहानी है, बुद्धिमानी से भरी और काफी मजेदार कहानी है। तो एक जो गरीब महिला होती है, उसकी कुटिया के पीछे एक सुंदर मुर्गी खाना बना हुआ है, वहीं पे एक चैंटिक्लियर नाम का बहुत ही अभिमानी खूबसूरत मुर्गा रहता है ना, काफी अपने पे मतलब वो करता है, ईगो रखता है। ठीक है। और जो उसकी कई सारी मतलब मुर्गियां होती हैं, लेकिन उनमें एक उसकी होती है, उसका नाम होता है लेडी पर्टिलोट, जो उसकी सबसे पसंदीदा है। तो एक बार क्या होता है, चॉन्टिक्लियर जो है उसको एक सपना आता है, चैंटिक्लियर को, कि एक लाल पीले रंग का भेड़िया आएगा, खूंखार जानवर, मतलब एक है, और वो तुझे पकड़ने आ रहा है, एक लोमड़ी। तो जो वो पर्टिलोट को बताता है, पर्टिलोट उसकी मजाक बना देती है कि तू कैसा मर्द है जो एक सपने से ही डर गया, है ना, वो उसको ऐसे कह देती है, तुझे इंडाइजेशन हो रहा है और कुछ नहीं है, थोड़ी दवाई खा ले। लेकिन चैंटिक्लियर उसको बहुत सारे उदाहरण देता है कि नहीं, अरे सपने तो सच होते हैं, लेकिन वो चैंटिक्लियर उसको मतलब प्यार में लेके बहका देती है। अगले दिन क्या होती है, रसेल नाम की एक चालाक लोमड़ी आती है, और चालाक लोमड़ी उसको कहती है कि अरे तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, भागो मत,
मैं तुम्हें यहाँ खाने के लिए नहीं लेकिन तुम्हारा गाना सुनने के लिए आई हूँ। तो तुम तो इतना अच्छा गाते हो कि स्वर्ग के फरिश्ते भी शर्मा जाते हैं तुम्हारे गाने से। तो अब वो और जोर जोर से बांग दे दे के गाने लग गया। तो जब झूठी उसने तारीफ सुनी तो वो अपने घमंड में आ गया, लेकिन इतनी देर में ही आके चॉन्टिक्लियर उसकी गर्दन दबा के भागने लग गई। तो जैसे ही वो लोमड़ी भागी जा रही है तो चैंटिक्लियर अपने दांतों से जो जो चैंटिक्लियर को अपने दांतों में दबा के भागती है, तो सब लोग उसके जो मुर्गियां हैं, गाय, कुत्ते सब उसके पीछे भाग रहे होते हैं। तो चैंटिक्लियर थोड़ा दिमाग से काम लेता है और वो कहता है लोमड़ी से, अरे तो आप तो जीत ही चुके हो, जो ये पीछे भाग रहे हैं इनसे कह दो कि अब तुम लौट जाओ, ये मुर्गा तो अब मेरा ही है, इसे तो मैं ही खाऊंगा। तो लोमड़ी को लगता है कि मुर्गा सही कह रहा है। वो जैसे ही ग्रामीणों को चिढ़ाने के लिए अपना मुंह खोलती है तो चॉन्टिक्लियर क्या करता है, तो तुरंत भाग के पेड़ पे बैठ जाता है उड़ के। और लोमड़ी फिर से मिन्नत करती है नीचे बुलाने के लिए, लेकिन मुर्गा कहता है मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। तो इससे क्या सीख मिलती है कि जो फ्लैटरर्स हैं उनकी बातों में भरोसा नहीं करना चाहिए। ये है, तो ये इसकी काफी इंपॉर्टेंट कहानी है। फिर जो सेकंड नन्स टेल है, जो दूसरी नन है, वो किसकी कहानी सुना रही है, लाइफ ऑफ सेंट सेसेलिया। तो एक सेंट सेसेलिया एक शहीद महिला हुई, मतलब ईसाई महिला है, उनकी कहानी सुनाती है। फिर ये कैनन योमन है, ये कैनन का योमन है, ये एक्सपोज करता है एल्केमिस्ट्स को। एल्केमिस्ट वे लोग होते हैं जो केमिस्ट्री को जानते हैं, और जो पदार्थ विज्ञान है, मतलब जैसे सोने आदि पे पानी फेरना, तो उसमें फर्जी चीजों का भी सहारा ले लेते हैं। तो ये और द मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल फीलिंग टेल, क्योंकि वो खुद इस काम को कर रहा होता है, तो वो ए मैन हु हैज बीन डिसीव्ड बाय एल्केमी कन्फेस, वो इसको सुना रहा होता है। ठीक है, तो ये कैनन्स ह्यूमन टेल। आगे फिर मैंसिपल टेल और पार्सन टेल। तो क्योंकि खुद वो जो उसका नौकर है, तो वो उसकी सारी बात को जान रहा होता है, उसको पता है यमन को। तो वो फिर आ, उसको जब सारी बात पता है तो वो सुनाता है कि कैसे करके जो एक कैनन है वो नकली सोने बनाने का दावा करता है, वो ये सारी कहानी को बता रहा होता है। तो इस तरीके से फिर मैंसिपल, मैंसिपल बोलते हैं किसको, भंडारी को। तो फोबियस अपोलोज क्रू टेल्स हिज वाइफ इज अनफेथफुल, फोबियस किल्स द वाइफ, पनिश द क्रो बाय टर्निंग। तो ये जो अपोलो है, मतलब ओविड, ओविड जो एक ओविड जो है पुराने जो ग्रीक राइटर हैं, उन माइथोलॉजिकल फेबल है ये, उस पे आधारित है ओविड की जो काफी प्रसिद्ध रचना है मेटामार्फोसिस। तो जो प्राचीन ग्रीक देवता होता है फोबोस अपोलो, तो अपोलो जब पृथ्वी पे रहते थे तो वो दुनिया के सबसे सुंदर वीर और संगीत के धनी देवता थे। लेकिन उस पे एक कौवा था, लेकिन वो अपनी पत्नी पे शक करता है, फिर लास्ट में वो पत्नी को मार डालता है कौवे की बातों में आके, फिर कौवे पे भी गुस्सा हो जाता है। ये सब इस कहानी में दिखाया है। फिर पार्सन्स टेल, तो ये एक सच्चा पादरी होता है। तो सच्चा पादरी जो है वो एक सच्ची कहानी सुनाता है। मतलब सच्ची कहानी कैसी, प्रोज सरमन, ये भी एक प्रोज सरमन है। जैसे कौन सी थी प्रोज सरमन, जो किसने सुनाई थी, चौसर ने खुद। एक वो प्रोज थी, एक ये प्रोज है। तो इसमें एक उपदेश देता है जो क्रिश्चियनिटी में 7 महापाप माने जाते हैं और उनसे बचने के लिए जो पश्चाताप आदि करते हैं, तो वो ये कहानी, वो है ये स्टोरी। ठीक है, फिर उसके बाद में अ, ये है कहानियां सारी। फिर ये जो मेन मेन कहानी है वो ये अलग से भी इसमें देख लेते हैं कि पार्टनर्स जो टेल है वो है की टेल्स। ठीक है, वाइफ ऑफ बाथ वाली जो टेल है वो सोवरेंटी पे डिस्कस है। नन्स प्रीस्ट टेल जो है वो बीस्ट फेबल है। तो ऐसे करके ये कहानियों का पार्ट होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि द नन्स नन्स प्रीस्ट टेल इन द कैंटरबरी टेल्स इज बेस्ड ऑन स्टोरी फ्रॉम फ्रेंच, रोमन दे लारोज, रोमांट, रोमन दे रिनार्ड, चांसन दे रोला और रोमन दे ब्रू। तो नन्स
priest tale Chanticleer and the Fox is based on the Roman de Renard, the medieval French cycle of about Renard the Fox. तो ये है रोमन दे ला रोज, तो वो अलग है जो जिसपे चौसर ने रोमाउंट ऑफ द रोज लिखी है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैंटरबरी टेल इज ए बीस्ट फेबल, तो नन प्रीस्ट टेल. ठीक है. द मोरल ऑफ चौसर्स द नन प्रीस्ट टेल इज द नेवर ट्रस्ट ए फ्लैटरर. In the Wife of Bath's prologue, the wife says that her text or authority is. The Wife of Bath's prologue, the wife says that her text or authority is experience. The Bible, region, experience, scripture और learning. Experience पे वो किसी सिद्धांत को नहीं मान रही. Experience, though no authority were in this world, were right enough for me. The Wife of Bath declare experience, not scripture, not learned authority as her guide. This is her challenge to the male scholarly tradition that uses book learning to subordinate women. कि महिलाएं जो हैं वो मतलब सबॉर्डिनेट हैं, तो वो ऐसा नहीं मानती, वो तो एक्सपीरियंस करना चाहती है और अपनी अथॉरिटी रखना चाहती है. द पार्टनर इन चौसर्स कैंटरबरी टेल्स प्रीचेज अगेंस्ट ग्रीड व्हाइल हिमसेल्फ सेलिंग इंडल्जेंस एंड फाल्से रिलिक्स. विच ऑफ द फॉलोइंग कैंटरबरी टेल्स कवर ऑल सेवल डेडली सिंस, तो वो पार्सन्स टेल है. तो अगर हमें पता होगा कि पार्सन एक अच्छा व्यक्ति है, ठीक है, और एक अच्छा व्यक्ति कौन था, पार्सन का भाई जो कौन है, प्लाउमैन है. ठीक है. विच कैंटरबरी टेल फीचर से चाइल्ड हु इज मर्डर्ड बाय ज्यूज, तो वो प्रायर का टेल है. ठीक है. प्रायरस जो है वो एक बच्चे की कहानी सुनाती है कि वो वर्जिन मैरी का, जो वर्जिन मैरी की वजह से उसकी डेड बॉडी भी कंटिन्यू सिंगिंग अंटिल डिस्कवर्ड. इस टाइप के ट्रैप्स आते हैं जो क्वेश्चंस में कि पार्सन्स टेल इज इंट्रोडक्टरी टेल, तो नहीं, ये गलत होगा, ये तो फाइनल टेल है ना. और फर्स्ट टेल कौन सी थी, नाइट टेल थी. पार्सन्स टेल कवर्स 7 वर्च्यू, रॉन्ग, इट कवर्स द 7 डेडली सिंस. कैंटरबरी टेल्स इज नरेटेड इन द थर्ड पर्सन, नो, फर्स्ट पर्सन. ब्लैक स्मिथ, नो. अमरविन सिटोमनिया ये किस में है, प्रायरेस वाली में, मैडम इग्लेंटाइन वाली में. Nuns Priest tale moral greed is root of evil, wrong. ठीक है. That is the partner's tale. The clerk is described as gladly learn, gladly teach. Parson, no, parson नहीं, wrong. Gladly will learn the gladly, the clerk, not the parson. Chaucer's tale one tale as a pilgrim, no, two. ठीक है ना. एक तो प्रोज में टेल ऑफ मेलिबी है ना, जो जिसकी पत्नी इसको फिर किसका उपदेश करती है, एल्गरी टाइप में, एल्गरी मोड में, कि तुम्हें अपने क्रोध पे नियंत्रण करना चाहिए. ये मॉडल क्वेश्चंस हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल टेल इन द कैंटरबरी टेल्स, तो वो पार्सल टेल है. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच ए पिलग्रिम विद देयर की आइडेंटिफाइंग डिटेल. ठीक है. तो वो करेक्टली मैच ए पिलग्रिम विद देयर की आइडेंटिफाई. प्रायरेस गैप टूथ नहीं, गैप टूथ किसका था, वाइफ ऑफ बाथ का. तो वाइफ ऑफ बाथ, गैप टूथ, 5 हस्बैंड, ये इससे मिलता है. क्लर्क लव्स हंटिंग, क्लर्क नहीं, मॉन्क करता था हंटिंग को लव. तो ये इस तरीके से हमने जो इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, आपका कैंटरबरी टेल का, वो कवर करने की कोशिश की है. तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं. और ये PYQs के साथ आपका कैंटरबरी टेल्स क्वेश्चन पे जो एक क्वेश्चन से ज्यादातर आने का चांस रहता ही है. तो PYQs के साथ अगर कर लेंगे तो ये ठीक से होने की संभावना है. ठीक है. मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में, नो सॉरी नेक्स्ट लेसन में, जो दूसरे राइटर्स हैं, जॉन गोबर, विलियम लैंगलैंड वगैरह इस चैप्टर के, उनके साथ में. ओके, थैंक्स.